बच्चों हम लोगों का पी ब्लॉक चल रहा था शायद, है ना? और लास्ट टर्म तक हमने रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन पढ़ लिया था शायद, है ना? अगर हमारे 16th ग्रुप के मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो ये फॉर्म बनाते हैं H2E, है ना? बोलो, 16th ग्रुप के मेंबर अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, ये E कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना? 16th ग्रुप मेंबर है। तो अगर 16th ग्रुप के मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2E बनाते हैं, हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था थर्मल स्टेबिलिटी, है ना? PS से लिखा है शॉर्ट में। तो आपको मालूम है साइज बढ़ेगा, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? H2O की होगी, देन H2S की होगी, देन H2SE की होगी और देन H2TE की होगी। ये ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का। जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। बच्चों दूसरा आता है रिड्यूसिंग नेचर, दूसरा आता है रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर किस बात पे डिपेंड करता है? जितनी जल्दी हाइड्रोजन इवॉल्व कर देगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा, जितनी जल्दी हाइड्रोजन इवॉल्व कर देगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा, जितनी जल्दी हाइड्रोजन इवॉल्व कर देगा। हाइड्रोजन कौन जल्दी से इवॉल्व करेगा? रिड्यूसिंग नेचर E बॉन्ड H की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। रिड्यूसिंग नेचर E बॉन्ड H की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी हाइड्रोजन इवॉल्व होगा तो हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर, जितना ये बॉन्ड वीक होगा, जितना ये बॉन्ड वीक होगा, जितना जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतना रिड्यूसिंग नेचर, जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आसान होगा हाइड्रोजन को इवॉल्व करना। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है बच्चों वो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिड्यूसिंग नेचर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना E बॉन्ड H वीक होगा उतना हाइड्रोजन को इवॉल्व करना आसान होगा, जितना हाइड्रोजन को इवॉल्व करना आसान होगा उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। वाटर रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता बच्चों, वाटर रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। H2O का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम, देन H2S, देन H2SE और देन H2TE। आप ये पढ़ चुके हो भाई। अगर हम हाइड्रोजन के साथ इस फैमिली को रिएक्ट करते हैं तो ये H2E बनाते हैं। E जो होता है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है जो बॉन्ड को ज्यादा तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड ज्यादा थर्मली स्टेबल है, जिस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड कम स्टेबल है। तो अगर हम बात करें साइज बढ़ा दें, अगर मैं साइज को बढ़ा दूं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2O की है, देन H2S की, देन H2SE की, देन H2TE की। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कौन आसानी से हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। आसानी से हाइड्रोजन वही इवॉल्व करेगा जिसका ये बॉन्ड E बॉन्ड H वीक होगा, और E बॉन्ड H उसी का वीक होगा जिसका साइज बड़ा होगा। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, हाइड्रोजन को इवॉल्व करना आसान है, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग नेचर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नोट कर लो बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर, आप ये भी रीजन लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग नेचर जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, उसका रीजन है थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। बात समझ में आई? नहीं समझी? रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। बोलो बच्चों, बोलो जल्दी बताओ। अच्छा, अगर मैं बात करूं थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? H2O का होता है। H2S, then H2SE, then H2TE। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर सुनो। H2O का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है। आपको मैंने पिछले टर्म भी बताया था, इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है। उसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बच्चों H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई होता है, उसका रीजन है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने पर आपको मालूम है साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मास बढ़ेगा, मास साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो करेक्ट ऑर्डर जो होता है वो होता है सबसे ज्यादा H2O का, देन H2TE का, देन H2SE का, देन H2S का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट H2S का होता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट H2S का होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का, देन H2TE का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बोलो बच्चों, ठीक है। अगर हम इसको कर्व के हिसाब से ड्रॉ करें, एक कर्व भी बताया था मैंने बच्चों को, एक अगर मैं इसको कर्व के हिसाब से ड्रॉ करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, यहां आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो कर्व कुछ इस तरीके का आएगा, समझ गया होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, H2O का, सबसे कम किसका, H2S का, फिर किसका, H2SE का, फिर किसका, H2TE का। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इस फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का होता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो आपसे, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि H2O इज लिक्विड एंड H2S इज अ गैस, क्या रीजन है? बहुत आसान है, आंसर बोलो। H2O के अंदर क्या मिल रही है, इंटरमॉलिक्यूलर, H2O के अंदर क्या मिल रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में क्या मिल रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण एग्रीगेशन होगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इसके कारण एग्रीगेशन होगा, जिसकी वजह से H2O लिक्विड होता है। और H2S में नो सच बॉन्डिंग, H2S में नो सच बॉन्डिंग है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, उसके पीछे जो रीजन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो सच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2S, H2SE, H2TE में साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का होता है, उसका रीजन है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मेरी बात सुन लिया यहाँ तक, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हो गया। अभी हम लोग हाइड्राइड का मैं रिवीजन करता रहा हूँ, आप एक बार क्लियर कर लीजिए हाइड्राइड, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। ये हाइड्राइड का रिवीजन चल रहा है आपका, सुनिए मेरी बात, ये हाइड्राइड है। इसमें एक और कंसेप्ट आता है हाइड्राइड में, और वो आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के बाद बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा H2O का होता है, फिर H2S का होता है, फिर H2SE का होता है, फिर H2TE का होता है। रीजन जानते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो शेयर्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो कम होगा, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा H2O का, देन H2S का, देन H2SE का, देन H2TE का, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर है ना, तो जो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो रिलीज ऑफ H+EZ होगा, और रिलीज ऑफ H+EZ होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, रिलीज ऑफ H+EZ होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, रिलीज ऑफ H+, मतलब आप रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजी होगा, रिलीज ऑफ प्रोटॉन अगर इजी होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। गुड। तो अगर मैं इधर एसिडिक नेचर की बात करूं, अगर मैं इधर एसिडिक नेचर की बात करूं तो सबसे कम H2O का, देन H2S का, देन H2SE का, देन H2TE का। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात आपको ये भी समझनी है कि एसिडिक नेचर में जो जितनी आसानी से H+ आयन देगा उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जिसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा।
तो अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के हिसाब से अरेंज करूं भैया, जो HN ज्यादा आसानी से देगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो HN आसानी से देगा उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जिसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो सबसे कम H2O का, देन H2S का, देन H2SE का, देन H2PE का। ये तो हमारी कहानी किसकी खत्म हो गई, हाइड्राइड्स की। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बात आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम पढ़ चुके हैं। अब आ रही है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ये दो तरीके के ऑक्साइड बनाता है, एक EO2 बनाता है, एक EO3 बनाता है। EO3 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, EO2 में +4 होती है। तो रिएक्टिविटी अगर मैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करूं तो ये दो तरीके के ऑक्साइड बनाता है, एक EO2 बनाता है और एक EO3 बनाता है। बोलो, एक EO2 बनाता है, एक EO3 बनाता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो बच्चों अगर ओजोन के अंदर दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है, उसके पीछे रीजन है रेजोनेंस। इसके अंदर रेजोनेंस होगा, बताओ अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये रेजोनेंस के कारण है। तो ओजोन के अंदर जो बॉन्ड की लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अरे भैया, ओजोन के अंदर कोई भी बॉन्ड डबल नहीं होता, कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं होता, देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है। सिमिलरली SO2 में S डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, S कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो, SOO। इसके अंदर भी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, दोनों का रीजन सेम है। SO2 और ओजोन के अंदर बॉन्ड की लंबाई सेम है। क्यों सेम है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। SO2 और ओजोन के अंदर दोनों बॉन्ड्स की लंबाई, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 2s बॉन्ड O आर इक्वल इन बॉन्ड लेंथ, क्या आंसर होगा? आंसर होगा यस। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भैया रेजोनेंस के कारण पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ना कोई बॉन्ड सिंगल होता है, ना कोई बॉन्ड डबल होता है, दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है। तो दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण दोनों बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, जिसके कारण दोनों बॉन्ड की लंबाई सेम होती है। SO2 के अंदर दोनों बॉन्ड की लंबाई सेम होती है, ओजोन में भी दोनों बॉन्ड की लंबाई सेम होती है। कोई भी बॉन्ड डबल नहीं होता, कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं होता, देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बच्चों नोट कर लो, बॉन्ड लेंथ आर सेम ड्यू टू रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। नोट किया? जल्दी से नोट कर लो। ओजोन और SO2 में ना कोई बॉन्ड डबल होता है, ना कोई बॉन्ड सिंगल होता है, दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है। क्यों होती है? ड्यू टू रेजोनेंस। SO2 में और O3 में कोई भी बॉन्ड डबल है। अब हम EO2 के टाइप के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो EO2 टाइप में SO2, SeO2, TeO2। बच्चों SO2 जनरली एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई डाउन द ग्रुप आओगे तो +4 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो TeO2 है, ये TeO2 में अंदर जो टेलोरियम जो +4 में है, ये +6 में नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से।
तो जब ये +6 में नहीं जाना चाहेगा तो ये किस में जाना चाहेगा, ये +2 में जाना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस किसकी तरह बिहेव करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन है TeO2 के डाउन द ग्रुप जाने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सल्फर के लिए वो +4 से किस में जाना चाहेगा, सल्फर +6 में। भाई लोअर मेंबर के लिए +6 कम स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बट हायर मेंबर के लिए +6 ज्यादा स्टेबल है, तो सल्फर तो +4 से +6 में जाना चाहेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो कोई गेन करेगा, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आप SO2 से SeO2 और TeO2 की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है। उसका रीजन ये है कि +6 की स्टेबिलिटी कम होती है। +6 की स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नोट किया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बात नोट कर ली। तो अगर आप SO2 से TeO2 की तरफ जाते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है। उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। +6 की स्टेबिलिटी कम हो रही है, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो, SO2 के अंदर दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है, ना तो कोई बॉन्ड डबल होता है ना कोई बॉन्ड सिंगल होता है। देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस। समझ गए मेरी बात? आप जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बच्चों। SO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये गैस होता है। जबकि SeO2 और TeO2 एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो SO2 जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। SO2 ले लो आप, ओजोन ले लो, तो ये जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, इसीलिए ये गैस है। जबकि SeO2 एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, जॉइंट स्ट्रक्चर है, जिनमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, जिसके कारण ये सॉलिड होता है, जिसके कारण ये सॉलिड होता है। नोट करो, जिसके कारण ये सॉलिड होता है। जिसके कारण ये सॉलिड होता है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं SO2, तो यहां दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ये थी कि SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं सर अगर SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, जब ये +4 से +6 में जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा SO4-2। बच्चों ये नोट कर लेना, SO2 हर समय चाहता है वो +4 से किस में जाए, +6 में जाए, और +4 से +6 में जाने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हेल्प कर रहा है रिडक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 एक जनरली एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, बट ज्यादातर ये किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद को +4 से +6 में ले जाएगा, और +6 में ले जाएगा तो किस फॉर्म में ले जाएगा, SO4-2। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों समझो, TeO2 के लिए +6 अनस्टेबल है, कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है +6। क्यों? TeO2 के लिए ये लेस स्टेबल है ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से TeO2 के लिए +6 स्टेट कम स्टेबल है और +4 मोर स्टेबल है। इसीलिए TeO2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पसंद करेगा, +6 में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए? पहली बात तो ये नोट कर लो, नोट कर लिया। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा मेरी बात समझो, पी ब्लॉक में यहां तक की कहानी हो गई। इसके अलावा ये EO3 में क्या बनाता है? SO3 बनाता है, SeO3 बनाता है, TeO3 बनाता है। ऑल आर गैसेस, ऑल आर एसिडिक एज वेल एज गैसेस, ऑल आर एसिडिक। ये सभी एसिडिक होते हैं, ये सभी एसिडिक होते हैं। जरा मेरी बात समझो, प्रूव करो कि SO2 एंड SO3 एसिडिक होते हैं नेचर में। प्रूव करो SO2 एंड SO3 एसिडिक होते हैं नेचर में। ये प्रूफ करके बताओ कि SO2 और SO3 एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे प्रूफ करोगे? एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिन्हें पानी में डाल दो तो वो एसिड बना लेंगे। अगर आप SO2 को वाटर में डाल दोगे तो H2SO3 बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर आप SO3 को पानी में डाल दोगे तो ये H2SO4 बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो ऑक्साइड पानी में डालने पर एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है, और जो पानी में डालने पर बेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं उन्हें बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। नोट करो, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है। अब बच्चों ये तो कहानी खत्म हो गई ऑक्साइड्स की, है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है और वो आ रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, है ना। तो ये वाली जो फैमिली है तीन तरीके की हैलाइड बनाता है। एक EX6 बनाता है, एक EX4 बनाता है, एक EX2 बनाता है। EX2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, EX4 में +4 होती है, EX6 में +6 होती है। बच्चों EX6 सिर्फ फ्लोरीन के साथ बन सकता है, ओनली विथ फ्लोरीन। EX6 सिर्फ किसके साथ स्टेबल होता है? ओनली विथ फ्लोरीन। EX6 आप सिर्फ फ्लोरीन के साथ बना सकते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं बना सकते। समझ गए? EX6 ओनली विथ फ्लोरीन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें हैलाइड्स की, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोराइड के हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, देन क्लोराइड के, देन ब्रोमाइड के और देन आयोडाइड के। सुनो, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फ्लोराइड के सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, देन क्लोराइड के, देन ब्रोमाइड के, देन आयोडाइड के। उसका रीजन बड़ा आसान है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रमोट कर सकता है वैकेंट d ऑर्बिटल में। साइज छोटा है, आराम से अराउंड अकोमोडेट किए जा सकते हैं, इसीलिए फ्लोराइड के हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की SF6। पहली बात तो बता दूं, ये गैस होता है, ये इनर्ट होता है, ये वेरी लेस रिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव भी लिख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। बच्चों इनर्ट होने के कारण इसको गैसियस इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। इनर्ट होने के कारण इसको गैसियस इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है इन हाई वोल्टेज जनरेटर, इन हाई वोल्टेज जनरेटर टू सप्रेस जो इंटरनल डिस्चार्जेस होते हैं ना, टू सप्रेस द इंटरनल डिस्चार्जेस, जो अंदर इंटरनल डिस्चार्जेस होते हैं उनको सप्रेस करने के काम आता है, उनको दबा देता है। तो ये गैसियस इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। SF6 इनर्ट क्यों होता है? SF6 इनर्ट इसलिए होता है क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम इसको स्टेरिकली प्रोटेक्ट करते हैं। 6 फ्लोरीन एटम ने इसको घेर रखा होता है, 6 फ्लोरीन एटम इसको स्टेरिकली प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से SF6 इनर्ट होता है बच्चों। तो SF6 इनर्ट क्यों होता है? The 6 fluorine atom sterically protect the sulfur, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, the sulfur is sterically protected by 6 fluorine atom. The sulfur is sterically protected by 6 fluorine atom. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, the sulfur is sterically protected by 6 fluorine atom.
इसको इतना घेर रखा होता है, 6 फ्लोरीन एटम ने इसको कवर कर रखा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसकी रिएक्टिविटी काफी कम हो जाती है, इनर्ट हो जाता है। 6 फ्लोरीन एटम ने इसको कवर कर रखा होता है। इस वजह से SF6 वाटर पे अटैक, SF6 के ऊपर वाटर अटैक नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है कि वाटर का जो लोन पेयर है वो सल्फर पे अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम ने उसको क्या कर रखा है, स्टेरिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इनर्ट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई SF6 इज इनर्ट, बिकॉज़ द रीजन इज द सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय 6 फ्लोरीन एटम। SF6 गैस है, उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है, उसकी आयोनाइजेशन sp3d2 है, वो इनर्ट है, वो वेरी लेस रिएक्टिव है। उसके पीछे रीजन है कि जो सल्फर है वो स्टेरिकली प्रोटेक्ट किया जाता है 6 फ्लोरीन एटम के द्वारा, जिसकी वजह से वाटर का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। इसी वजह से SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसी वजह से SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता। भैया SF6 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता? बिकॉज द रीजन इज द 6 फ्लोरीन एटम स्टेरिकली प्रोटेक्ट करता है सल्फर को, जिसकी वजह से वाटर अटैक नहीं कर पाता सल्फर पे, और जब वाटर अटैक नहीं कर पाएगा तो SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इसी वजह से SF6 इनर्ट होता है। इनर्ट होने की वजह से उसे हाई वोल्टेज जनरेटर में यूज किया जाता है, क्योंकि अंदर जो भी डिस्चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जो भी डिस्चार्जेस जनरेट होंगे उनको ये सप्रेस कर देता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करने लग जाता है। It suppresses the internal discharges in a high voltage generator, act as a gaseous insulator. It's a very very important property बेटा। तो SF6 एक गैस है, इनर्ट है, ऑक्टाहेड्रल उसकी शेप है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, गैसियस इंसुलेटर है, हाई वोल्टेज जनरेटर टू सप्रेस द इंटरनल डिस्चार्जेस। SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम सल्फर को प्रोटेक्ट करते हैं। 6 फ्लोरीन एटम सल्फर को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। SF6 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो पाता? उसका रीजन है 6 फ्लोरीन एटम इसको स्टेरिकली प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इनर्ट होता है। बच्चों ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता, ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता। एक और क्वेश्चन आता है, सल्फर HCl6 क्यों नहीं बना सकता? 2 रीजन है। सल्फर HCl6 क्यों नहीं बना सकता? एक तो रीजन है, बताऊं, क्लोरीन का लार्ज साइज है, तो सल्फर जो है वो 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम को अकोमोडेट नहीं कर सकता अपने अराउंड। 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम को वो अकोमोडेट नहीं कर सकता सल्फर अपने अराउंड 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम को अकोमोडेट नहीं कर सकता। सल्फर जो है वो 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम को अपने अराउंड अकोमोडेट नहीं कर सकता। दूसरा रीजन, और इसका आप इसको कह सकते हैं, अगर वो 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, इसी वजह से सल्फर 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम को अपने अराउंड नहीं लगा सकता। दूसरा रीजन जो है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा पाएगा, समझ गए? सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा पाएगा, भाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जबकि फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो उसको कहां ले जा सकते हैं? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकते हैं। भाई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकता वैकेंट d ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने के लिए। अरे भैया 6 बॉन्ड बनाने ना तो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। बट क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि जितनी एनर्जी दी जाएगी प्रमोट करने में उतनी बॉन्ड बनाने पर रिलीज हो जाए, तो इनका कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और वो उसको हाई +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं ले जा पाता, इस वजह से HCl6 नहीं बनता। तो why SF6 is inert, इसका एक आंसर मिल गया। SF6 इनर्ट इसलिए होता है क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम स्टेरिकली क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं किसको? सल्फर को, जिसकी वजह से SF6 की हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती। दूसरा SF6 की जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, SF6 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है। SF6 की हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d2 है तो उसके अंदर 2 d ऑर्बिटल होते हैं, एक dx² - y² एंड dz²। सही है?
अब जरा मुझे बताओ HCl6 क्यों नहीं बनता? क्योंकि सल्फर लार्ज साइज 6 क्लोरीन एटम को अपने अराउंड नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि सल्फर को +6 स्टेट में ले जा सके। समझ गए रीजन? दोनों रीजन हो गए। अब हम बात कर रहे हैं टेट्रा हैलाइड्स की। तो SF4 तो गैस होता है, SeF4 तो लिक्विड होता है, TeF4 सॉलिड होता है। इन सभी की जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp3d है। ये टेट्रा हैलाइड की बात कर रहा हूं। किन की बात कर रहे हैं हम लोग? टेट्रा हैलाइड की। तो टेट्रा हैलाइड की अगर मैं बात करूंगा तो वो SF4 बनाएगा, SeF4 बनाएगा, TeF4 बनाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट इनकी जो शेप होगी, शेप होगी वो होगी सीसॉ। इनकी जो शेप होगी वो होगी सीसॉ। नोट करो, इनकी शेप होगी वो होगी सीसॉ। तो ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सीजन डज नॉट हैव अ वैकेंट 3d ऑर्बिटल। HCl6 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सल्फर 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम को अपने अराउंड नहीं लगा पाएगा। उनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और वो सल्फर को +6 स्टेट में नहीं ले जा सकता। अगला क्या है कि कितने टाइप के टेट्रा हैलाइड बनाता है? SF4 बनता है, SeF4 बनता है, TeF4 बनता है और इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और इनकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है और शेप जो है वो सीसॉ है। बेटा शेप पूछी जाती है SF4 की, SF4 की शेप पूछी जाती है, SF4 की शेप पूछी जाती है। समझ रहे हैं ना? SF4 की शेप पूछी जाती है, शेप ऑफ SF4 पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है बना लेते हैं। S मैंने बताया था आपको सीसॉ होता है, जो लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। इस तरीके की शेप को क्या बोला जाता है? सीसॉ। तो SF4 की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। SF4 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप क्या होती है? सीसॉ। शेप बताई जाती है विदाउट लोन पेयर, ज्योमेट्री बताई जाती है विद लोन पेयर। मैंने पहले बता चुका है ये सब। टेट्राफ्लोराइड्स की बात भी हो गई, टेट्राफ्लोराइड्स की बात भी हो गई। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा पाएगा। हम लोगों ने टेट्राफ्लोराइड की भी बात कर ली। एक बार फिर बता दूं, टेट्राफ्लोराइड जो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है चीजों को। पी ब्लॉक में सब आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक। इसमें केमिकल बॉन्डिंग भी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी है। तो अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, आप समझो मेरी बात, अगर मैं SF6 की बात करूं तो SF6 की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है ना? SF6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। अब क्वेश्चन आता है ये इनर्ट क्यों है? इनर्ट इसलिए है कि द सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय 6 फ्लोरीन एटम। सल्फर जो है वो स्टेरिकली कितने फ्लोरीन एटम से प्रोटेक्ट किया जाता है? 6 से। तो SF6 की ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 है, 6 फ्लोरीन एटम। इसी वजह से ये इनर्ट होता है, इसी वजह से ये अनरिएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है। इसी वजह से इसको गैसियस इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। इसी वजह से इसको गैसियस इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है गैसियस इंसुलेटर? क्योंकि ये सप्रेस कर देता है, दबा देता है किनको? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस को, इंटरनल डिस्चार्जेस को। और कहां यूज किया जाता है? हाई वोल्टेज जनरेटर में। हाई वोल्टेज जनरेटर्स में यूज किया जाता है टू सप्रेस द इंटरनल डिस्चार्जेस। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप ऑक्टाहेड्रल है। एक ऐसे 4 बना लो, 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। SF6 है। SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती क्योंकि वाटर अटैक ही नहीं कर पाएगा। SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वाटर अटैक ही नहीं कर पाएगा सल्फर पे। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सल्फर 6 फ्लोरीन एटम से घिरा हुआ है, वो इसके ऊपर अटैक ही नहीं करने देंगे। नोट कर लिया? कर लिया ना नोट? करते नहीं, जल्दी बताओ। 1 to 1 लाइन पढ़नी है पूरी एनसीईआरटी है ना।
बच्चों अगर मैं बात करूं टेट्राफ्लोराइड की, है ना, अगर मैं बात करूं टेट्राफ्लोराइड की, तो ये टेट्राफ्लोराइड बनाता है SF4, SeF4, TeF4, है ना। तो इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, इन सभी की ज्योमेट्री TBP होती है, बट इन सभी की शेप C100 होती है। शेप अगर बनाने को आ जाए तो बताओ क्या हो जाएगा। लोन पेयर किस जगह प्लेस करते हैं, ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन में प्लेस कर देते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में। द लोन पेयर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बेंड्स रूल, to minimize the repulsion and maximize the stability, and this shape is known as seesaw, sp3d hybridization। अगर हम बात करें डायहालाइड्स की, है ना, तो ये वाली फैमिली डाइक्लोराइड बनाती है, डाइब्रोमाइड बनाती है, डाइब्रोमाइड, है ना, डाइक्लोराइड बनाती है, डाइब्रोमाइड बनाती है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ये सब डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। अब इन डायहालाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, नोट करो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राफ्लोराइड की बात हो गई, हेक्साहालाइड्स, हेक्साफ्लोराइड की बात हो गई, डायहालाइड की बात हो गई, डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड बनाते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, sp3 होते हैं, टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है। ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में, ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में। बच्चों इनके जो मोनोहलाइड है ना वो डायमेरिक होते हैं नेचर में, इनके जो मोनोहलाइड हैं वो डायमेरिक होते हैं नेचर में, इनके जो मोनोहलाइड हैं वो डायमेरिक होते हैं नेचर में, मोनोहलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। इनके जो मोनोहलाइड्स हैं वो डायमेरिक होते हैं नेचर में, जैसे S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, Se2Br2। इनके जो मोनोहलाइड होते हैं बच्चों वो डायमेरिक होते हैं नेचर में, और दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन आल्सो, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है SeCl2, Se2Cl2 is changes into SeCl4 plus Sc। इनके मोनोहलाइड डायमेरिक होते हैं नेचर में और दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अब यहां पर देख लो आप, एक बार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एक बार घटेगी। यहाँ +1 है, यहाँ +4 है, यहाँ 0 है, +1 से +4 और +4 से 0। डायमेरिक हलाइड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हमारा ये टॉपिक पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये कंप्लीट हो गया है। बोलो जल्दी से। समझ गए। अब बच्चों यहां तक तो एक पोर्शन खत्म हो गया। अब जो अगला पोर्शन है वो मैं एक और लेक्चर में लेके आऊंगा, वो प्रिपरेशन है O2 और O3 की बच्चों है, तो उसे अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पहले हम प्रिपरेशन ऑफ O2 एंड O3 पढ़ेंगे, उसके बाद पहले आप इतना नोट कर लो। अब हमारा टॉपिक आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन, है ना, नोट करो बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।